सीरीज की स्टार्टिंग एक स्कूल गर्ल से होती है जो कि अपने फोन में एक अजीब सा ऐप खोलकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वो साजू के बारे में बताती है। एक्चुअली गाइस, कोरिया में साजू एक तरीके का फ्यूचर सिस्टम होता है जहाँ पर लोग अपनी बर्थ डेट और टाइम और साल के आधार पर अपनी किस्मत जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सीरीज में इसको थोड़ा अलग से दिखाया गया है, जहाँ पर लोग अपनी बर्थ डेट लिखकर विश मांगते हैं और वो विश सच भी हो जाती है। एंड वो लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है, अपनी बर्थ डेट लिखती है और उस एप्लीकेशन के सामने फोन में रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि मेरी इच्छा है कि वो सभी मर जाएं, उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। अगले ही पल वो एक कटर निकालती है और खुद का गला काट लेती है और काफी ब्रूटली तरीके से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ये लड़की कौन थी, वो किन लोगों को मरते हुए देखना चाहती थी और उसके साथ आखिर क्या हुआ था, और ये कौन सी एप्लीकेशन है जो इसकी इच्छा पूरी कर रही थी, इन सारी चीजों के जवाब हमें सीरीज में आगे मिलेंगे। देन इसके बाद ये डरावना सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और कहानी शिफ्ट होती है सेहा नाम की एक लड़की पर, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और अपनी बुआ के साथ रहती है। उसकी बुआ डॉक्टर है। बचपन में ही एक्सीडेंट के दौरान उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। सेहा को उसकी बुआ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है और वो दोनों एक बड़े से अपार्टमेंट में रहती हैं। एंड इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर होजो नाम का एक लड़का रहता है। वो सेहा का दोस्त भी है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इनफैक्ट दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एंड वो दोनों जल्दी से रेडी होते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी सेहा अचानक होजो को किस कर देती है और यहीं से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। देन ये दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम इनके बाकी दोस्तों से भी मिलते हैं। एक्चुअली ये 5 दोस्त हैं और पांचों के पांचों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इनफैक्ट इन पांचों का एक ही ग्रुप है। सेहा होजो से तो आप मिल ही चुके हैं, बाकी के हैं इनेरी, योंगो और हाजून। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इनेरी होजो से प्यार करती है, जबकि होजो और सेहा पहले से रिलेशन में है। वहीं हाजून सेहा को चाहता है लेकिन कभी उससे कह नहीं पाता, और योंगो तो बस अपनी मस्ती में रहता है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता। यानी इस ग्रुप में दोस्ती के साथ साथ एक पूरा लव ट्रायंगल भी चल रहा है। एंड अगर बात करें हाजून की, तो वो क्लास का सबसे ज्यादा पढ़ाकू और टॉपर लड़का था। हर समय बस पढ़ाई में ही लगा रहता है। फिर ये पांचों लोग क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टीचर टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करता है। पहला नाम हमेशा की तरह हाजून का ही होता है, जिससे किसी को भी कोई भी हैरानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही अगला नाम बोला जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है, क्योंकि तीसरे नंबर पर योंगो का नाम था, जबकि वो पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर था। ऐसे में पूरी क्लास, यहाँ तक कि टीचर भी शॉक में पड़ जाते हैं कि आखिर इसके 99% मार्क्स कैसे आ गए। खैर, क्लास के बाद ये पांचों लोग एक जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर बाकी के चारों योंगो से पूछते हैं कि तुम्हारे इतने अच्छे नंबर कैसे आए, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। तब योंगो अपने फोन में गिरिको नाम का एक ऐप दिखाता है और समझाता है कि इसमें तुम्हें अपनी बर्थ डेट एक पेपर पर लिखनी होती है, और फिर इस एप्लीकेशन को ओपन करके एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी विश बोलनी होती है, और फिर वो विश सच में पूरी हो जाती है। ये बात सुनकर सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, खासकर इनेरी तो उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेती और उसे बेवकूफ समझती है। फिर भी हम देखते हैं योंगो सबके फोन में उस ऐप का लिंक भेज देता है, लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन असली गेम तो अब स्टार्ट होता है। जैसे योंगो की विश पूरी होती है, क्योंकि उसने 99% मार्क्स मांगे थे और वो पूरे हो गए थे, तभी हम देखते हैं अचानक उसके फोन में 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। एंड धीरे धीरे वो टाइमर कम होने लगता है। यहाँ पर योंगो को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या है, और वो भी उसे इग्नोर करके क्लास में चला जाता है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज योंगो का बर्थडे है और उसने रात के लिए एक पार्टी भी रखी थी, जिसमें उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। एंड स्कूल के बाद हमारा सीन जाता है स्कूल के स्टेडियम में, जहाँ पर कोच बच्चों को लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करवा रही थी, क्योंकि ये लोग नेशनल लेवल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एंड यहाँ पर सेहा और खोनू दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे थे। खोनू यहाँ पर बार बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जंप नहीं लगा पाता, क्योंकि अंदर से उसे डर, यानी कि जंप से उसे एक फोबिया सा था। सेहा उसे काफी मोटिवेट करती है, लेकिन फिर भी वो डर की वजह से जंप नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन जाता है योंगो पर, जिसके पास सेहा के फोन से एक कॉल आती है, और जैसे ही वो फोन उठाता है तो उसमें इनेरी, सेहा और उसके बाकी सभी दोस्त उसके बारे में बेहद बुरा बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि वो गधा है, गंदा है, यहाँ तक कि उसकी शक्ल उन लोगों को पसंद नहीं है। ये सब सुनकर योंगो अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके दोस्त उसके पीछे से ऐसी बातें करते हैं। इसीलिए वो गुस्से में तुरंत सेहा के लिए कॉल करता है, लेकिन सेहा उस वक्त स्टेडियम में प्रैक्टिस में इतना बिजी थी कि वो उसका कॉल नहीं उठा पाती। वही सेहा की कोच सेहा को बताती है कि उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया है और इसके लिए उसे पूरे हफ्ता प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुनते ही सेहा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन उसके बाद वो खोनू से मिलती है और उसे बताती है कि उसका सिलेक्शन नेशनल लेवल पर हो गया है। ये सुनकर खोनू भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश था। खैर, वो दोनों घर जाते हैं और रात में सेहा अपने अपार्टमेंट में खोनू को बुला लेती है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और आराम से काफी सारी बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनेरी भी आज योंगो के बर्थडे में नहीं जाती, बल्कि एक क्लब में चले जाती है, जहाँ पर म्यूजिक, डांस, ड्रिंक के बीच अपने तरीके से वो एंजॉय कर रही थी। और अब क्योंकि सेहा का नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया था और उसे पूरे हफ्ते लगातार ट्रेनिंग करनी थी, इस बात से खोनू काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो सेहा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। तभी मजाक मजाक में योंगो की बताई हुई वही ऐप उसे याद आ जाती है, और वो तुरंत उसी के भेजे लिंक से उस गिरिको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है। फिर एक पेपर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर वीडियो रिकॉर्ड करता है और विश मांगता है कि किसी तरीके से सेहा की इस हफ्ते की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए। ऐसे ही मस्ती मजाक में रात खत्म हो जाती है और अगले दिन ये सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। क्लास में सब बैठे थे, लेकिन आज इनेरी स्कूल नहीं आई थी। वहीं हम सेहा और खोनू और होजो को देखते हैं, जो कि अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। तभी हम योंगो को देखते हैं, जो कि सिर नीचे किए टेबल पर
झुका हुआ दिखता है, जैसे उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही हो। टीचर बार बार उसका नाम पुकारता है लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। फिर अचानक वो खड़ा होता है और उसकी बॉडी अजीब तरीके से कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जैसे उसका खुद पर कोई बस नहीं रहा। उसकी नजर लगातार फोन पर टिकती है जहाँ पर 24 घंटे वाला टाइमर तेजी से कम हो रहा था। क्लास में हड़कंप मच जाता है, एम्बुलेंस के लिए कॉल किया जाता है। तभी हम देखते हैं योंगो किसी की तरफ इशारा करता है। सेहा उस दिशा में देखती है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी अचानक योंगो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो एक छोटा सा कटन निकालता है और सबके सामने बेहद खतरनाक तरीके से अपना गला काट लेता है। सेहा जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और योंगो वहीं पर अपनी जान दे देता है। और अब जैसे ही योंगो की मौत हो जाती है ठीक उसी वक्त टाइमर भी 0 हो जाता है। मतलब सीधा था कि जैसे ही टाइमर घटते घटते 0 तक पहुंचा ठीक उसी पल योंगो की मौत हो गई। एंड ये सभी दोस्त योंगो की मौत से पूरी तरीके से टूट चुके थे। तभी हमें यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली पिछली रात जब योंगो का बर्थडे था तब उसी रात सेहा उसके पास गई थी। वो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाती है और योंगो से सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसके बर्थडे में नहीं आ पाएगी। तभी योंगो उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए कॉल किया था और तुम सभी लोग मेरे पीछे से मुझे काफी गंदा गंदा बोलते हो। मुझे काफी हैरानी हुई कि तुम सभी मेरे दोस्त हो और मेरे लिए इतनी बुरी बातें करते हो। पर सेहा काफी ज्यादा हैरान थी। उसका कहना था कि ऐसा तो कुछ नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए कोई कॉल नहीं किया था। खैर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वहां से चले जाती है। सो गाइस यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है, जो कॉल योंगो के पास आया था वो असली नहीं था। ना ही उसके दोस्त उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे थे बल्कि कोई और चीज थी जो उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी और ये क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। और इसी फ्लैशबैक के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। फिर हम देखते हैं सेहा योंगो की मौत से काफी ज्यादा परेशान थी और उसकी हालत देखकर उसकी कोच उसे कहती है कि इस हफ्ते वो ट्रेनिंग पर ना आए क्योंकि वो मेंटली ठीक नहीं है। तभी सेहा पहले तो मान जाती है लेकिन वहां से जैसे वो जाने लगती है तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि कल रात खोनू ने भी विश मांगी थी कि सेहा की ट्रेनिंग पूरे हफ्ते के लिए कैंसिल हो जाए और अभी वही हो रहा था। और ये सोचते ही वो तुरंत पलटती है और कोच से कहती है कि नहीं वो रोज ट्रेनिंग के लिए आएगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है अचानक ऊपर से एक बड़ी सी रॉड गिरती है और पूरा स्टेडियम हिलने लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। ये देखकर सेहा पूरी तरीके से घबरा जाती है और तुरंत दौड़कर अपने दोस्तों के पास आती है। वहीं दूसरी तरफ खोनू के फोन में गिरिको ऐप का एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी विश पूरी हो चुकी है और जैसे ही ये मैसेज आता है ठीक उसी वक्त उसके फोन में 24 घंटे वाला टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और अब ये देखकर ये चारों दोस्त टेंशन में आ जाते हैं और धीरे धीरे वो टाइमर कम हो रहा था, मतलब कि खोनू के पास ज्यादा टाइम नहीं था। अब ये चारों मिलकर उस ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐप डिलीट ही नहीं होता, जैसे वो फोन में फंस चुका हो। और ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि वो सच में इसमें फंस गए हैं। और तभी सेहा को एक बात याद आती है, जैसे ही योंगो का टाइमर 0 हुआ था उसी पल उसकी मौत हो गई थी, यानी कि अब खोनू का टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है और उसके 0 होते ही उसकी भी डेथ हो जाएगी। उसका हल ढूंढने के लिए सेहा सबको कहती है कि रात को उसके अपार्टमेंट पर मिलते हैं। फिर हम देखते हैं शाम को खोनू अपने घर पर था, तभी उसके फोन पर सेहा के नंबर से कॉल आता है और उसमें भी वही सब सुनाई दे रहा था जैसे सेहा और बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसे गंदी बातें बोल रहे हो। ये सुनते ही खोनू घबरा जाता है और तुरंत भागकर सेहा के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है क्योंकि वो उसी के बिल्डिंग के ऊपर रहता था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो सेहा तो अपने काम में बिजी थी। खोनू उसे बताता है कि उसके नंबर से कॉल आया था। अब सेहा भी हैरान होकर कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही योंगो ने भी बताया था, उसके पास भी ऐसे ही कॉल गया था। खैर उसके बाद वहाँ पर उसके बाकी के 2 दोस्त भी आ जाते हैं और अब होजो खोनू के फोन का सारा डेटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर देता है और फिर उसका पूरा फोन फॉर्मेट कर देता है ताकि सारी चीजें डिलीट हो जाए। उसे लगता है कि ऐसा करने से वो खतरनाक ऐप भी अपने आप फोन से हट जाएगा और ये सारी चीजें यहीं पर खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही फोन में फॉर्मेट होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है अचानक खोनू को कुछ अजीब होने लगता है। वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपनी ही उंगली आंख में घुसाने लगता है। होजो उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन जैसे किसी ताकत ने खोनू को अपने वश में कर लिया हो, वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। उसी वक्त हम इनारी को देखते हैं जो चुपचाप से उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। तभी हम देखते हैं खोनू बेकाबू होकर होजो की गर्दन पकड़ लेता है और उसे हवा में उड़ा देता है। जैसे उसकी जान जाने वाली थी तभी सेहा तुरंत पास पड़ी रॉड उठाकर खोनू के सिर पर मार देती है जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और होजो की जान बच जाती है। खैर इसके बाद इन तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और होजो की जान किसी तरह बच जाती है। हॉस्पिटल से निकलते ही होजो सीधे अपने घर जाता है और जिस लैपटॉप में उसने फोन का सारा डेटा सेव किया था उसे चेक करने लगता है। वो गिरिको ऐप को हटाने की कोशिश कर रहा था और तभी उसके पास उसकी बड़ी बहन हायोंग का कॉल आता है। वो उसे चेतावनी देती है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसने किस चीज से पंगा लिया है। वो कहती है ये कोई साधारण ऐप नहीं बल्कि एक आत्मा से जुड़ा हुआ मामला है और अगर उसने इसे छेड़ा तो वो सबकी जान ले सकती है। वो बताती है कि ये एक श्राप है और ये ऐप तो सिर्फ उस श्राप को फैलाने का जरिया है, असली चीज तो कुछ और है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो होजो से कहती है कि अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। वहीं सीन हॉस्पिटल में खोनू पर जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जैसे वो किसी भी वक्त मर सकता था। ये देखकर सेहा पूरी तरीके से टूट जाती है और अपनी आखिरी कोशिश के
तौर पर वो एक पेपर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर उसी गिरी को ऐप में विश मांग लेती है कि खोनू को कुछ भी ना हो, वो पहले जैसा हो जाए। और जैसे ही वो विश करती है, चमत्कारिक तरीके से खोनू की हालत एकदम से ठीक हो जाती है, यानी वो एकदम स्वस्थ हो जाता है। सीधा मतलब था कि उसकी विश पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसी पल सेहा के फोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसकी विश कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही उसके फोन में भी एक 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इनेरी पर, जो कि चुपचाप से सेहा के अपार्टमेंट में घुसती है और वहां पर खोनू का फोन ढूंढने लगती है, जो कि लड़ाई के दौरान वहीं पर कहीं गिर गया था। और अचानक से उसे खोनू का फोन मिल जाता है जिसमें अभी भी टाइमर चल रहा था और वो देखती है कि उसके फोन में भी टाइमर एक्टिव हो गया था। यहीं से साफ हो जाता है कि इनेरी ने भी कोई विश जरूर मांगी थी, इसलिए उसके फोन में भी टाइमर चल रहा था। और अब वो दोनों फोनों को देख ही रही थी, तभी अचानक कुछ अजीब होता है, यानी दोनों फोनों का टाइमर एक साथ रुक जाता है। ये देखकर इनेरी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये टाइमर अचानक रुक कैसे गया। सो गाइस, बात करें खोनू के फोन की तो चलो हम मान सकते हैं कि सेहा ने उसके लिए विश मांगी थी कि उसकी जान बच जाए, तो हो सकता है उसके फोन का टाइमर तो उसकी विश की वजह से रुक गया। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग चीज ये थी कि इनेरी के फोन का टाइमर कैसे रुका, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। देन हमारा सीन जाता है होजो पर, जो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सेहा ने भी विश मांग ली है और अब उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इसीलिए वो तुरंत उसे लेकर अपनी बहन हायोंग के पास पहुंच जाता है। हायोंग एक सुनसान जगह पर गुप्त घर में रहती थी, जिसके चारों तरफ घना जंगल था, बिल्कुल डरावना माहौल, जहाँ पर आम लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि हायोंग पहले काफी बड़ी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन उसने अचानक अपनी जॉब वॉब सब छोड़ छाड़ के शामन बन गई थी। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए यहाँ बता दूं, शामन कोरिया में ऐसे लोगों को कहा जाता है जो आत्माओं से जुड़ सकते हैं और बुरी शक्तियों से लोगों को बचाने का काम करते हैं। मतलब एक तरीके से भूत प्रेत से लड़ने वाले लोग, जैसे इंडिया में बाबा होते हैं ना, उस टाइप से। और अब जैसे ही होजो वहां पर पहुंचता है, वहां पर हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम खांगुल था, जो कि उसकी बहन हायोंग को पसंद करता था और वो भी उसी के साथ उसी घर में रहता था। खैर, अब सेहा जैसे ही उस घर के अंदर जाती है, अचानक वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। असल में सेहा की आत्मा को एक बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में ले रखा था। इसी वजह से हायोंग एक रिचुअल स्टार्ट करती है और एक धागे से सेहा का हाथ अपने हाथ से बांध लेती है, ताकि दोनों का कनेक्शन बना रहे। एंड फिर उसी धागे के जरिए हायोंग भी उसी आत्मा वाली दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ वो बुरी आत्मा ने सेहा की आत्मा को कैद कर रखा था। उसका मकसद था कि सेहा को वापस अपनी दुनिया में लाना और उस बुरी ताकत से उसे छुड़ाना। उस सापे दुनिया में जाते ही हायोंग सेहा से कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 दरवाजे पार करने होंगे। तभी उस सापे दुनिया में सेहा को अपने सामने एक दरवाजा दिखता है। हायोंग उसे रोकते हुए कहती है कि आगे बढ़ने से पहले वो एक वादा करे, चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। वो उसे समझाती है कि जैसे ही वो दरवाजे के अंदर से दूसरे दरवाजे में जाएगी, उस समय तक धागा दोनों को जोड़ कर रखेगा और जब तक ये धागा जुड़ा है वो भी उसके साथ रहेगी और उसे गाइड कर सकेगी। लेकिन अगर सेहा पीछे मुड़कर देख लेती है तो उस बुरी आत्मा की नजर में सीधे हायोंग भी आ जाएगी और वो भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सेहा इस बात को मान लेती है और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और अब जैसे ही सेहा पहला दरवाजा पार करती है, उसके सामने उसकी पुरानी स्कूल की बिल्डिंग दिखने लगती है। उसे वहाँ पर योंगो नजर आता है, जो उसी दर्दनाक हालत में अपना गला काटा हुआ दिखाई दे रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था, सेहा मुझे बचाओ। असल में ये सब बुरी आत्मा का एक इल्यूजन था, ताकि सेहा डरकर फंस जाए और आगे न बढ़ पाए। सेहा कुछ पल के लिए भावुक होकर उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे हायोंग की बात याद आती है कि ये सच नहीं है। वो खुद को संभालती है और किसी तरह उस इल्यूजन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और इस तरीके से वो दूसरा दरवाजा भी पार कर लेती है। यहीं पर और भी ज्यादा डरावने और खौफनाक विजुअल सामने आते हैं, जो उस सापी दुनिया को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। इसके बाद सेहा को अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं और ये वही दर्दनाक एक्सीडेंट वाला सीन था जिसमें उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। और ये देखकर सेहा पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो बुरी आत्मा के इल्यूजन में फंस चुकी थी और इसी इमोशनल ट्रैप में फंसकर वो गलती से पीछे मुड़कर देख लेती है, जिससे अब हायोंग भी उस बुरी आत्मा की नजर में आ जाती है। और तभी हम देखते हैं सेहा के हाथ में जो धागा बना हुआ था वो अचानक से लाल कलर का हो जाता है, जो कि एक फोन के साथ जुड़ा हुआ था। चारों तरफ खून और डरावना माहौल फैल जाता है। उसके सामने तीसरा दरवाजा दिखाई देता है और उसी दरवाजे के पास उसे एक लाल कलर का फोन भी नजर आता है। तभी अचानक हायोंग वहां पर आती है और जल्दी से सेहा को पकड़ कर कहती है कि यहाँ से तुरंत निकलो और बिना पीछे मुड़े दोनों उस आखिरी दरवाजे को पार कर लेते हैं और इस तरीके से वो दोनों शापे दुनिया से वापस अपनी असली दुनिया में लौट आते हैं। इसके बाद हायोंग, होजो, सेहा और खांगुल आपस में बैठकर पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। हायोंग बताती है कि जिस ऐप की वजह से ये सब शुरू हुआ है, उसी के जरिए वो बुरी आत्मा उनकी दुनिया में आ चुकी है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस फोन को खत्म करना। एंड फिर वो सेहा को याद दिलाती है कि शापे दुनिया में उसे एक लाल रंग का फोन दिखाई दिया था और ये वही फोन है जिस फोन में ये एप्लीकेशन पहली बार खोला गया था और पहली बार किसी ने वीडियो बनाकर उससे विश मांगी थी। हायोंग कहती है कि अगर वो फिर से उस दुनिया में जाकर उस फोन को निकाल लाए तो उस आत्मा का उनकी दुनिया से कनेक्शन टूट जाएगा और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। एंड वो ये भी कहती है कि ये काम सिर्फ सेहा ही कर सकती है, क्योंकि वही उस आत्मा की दुनिया से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा उस लाल फोन को कोई भी छू नहीं सकता। और अब क्या था, होजो, खांगुल और सेहा उस लाल फोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
हायोंग उनके साथ नहीं जाती क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अगर उसने बाहर कदम रखा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। उसका ये सच अभी तक पूरी तरीके से इस सीजन में साफ नहीं किया गया है। शायद आगे आने वाले सीजन में हमें इसका कारण बताया जाएगा। यहाँ पर हायोंग सेया के हाथ में एक धागा बांधती है और एक धागा अपने हाथ में भी बांधती है। देन वो उसे कहती है कि जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ में है कोई भी बुरी आत्मा तुम्हें छू नहीं सकती। वहीं खांगुल अपने पास एक खंजर रखता है जो उसे बुरी आत्माओं से बचाने के लिए काम आता है। साथ ही उसके पास एक कंपास भी होता है। अगर कोई नेगेटिव शक्ति उसके आसपास होती तो वो कंपास की सुई अपने आप तेजी से हिलने लगती थी और उसे खतरे का पहले ही पता चल जाता था। खैर अब ये लोग उस सापित फोन को ढूंढने के लिए उस घर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होता है खोनू पर, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधे सेहा से मिलने के लिए उसके फ्लैट में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो उसके फ्लैट का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर पहले से इनेरी थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। देन हमारा सीन जाता है होजो पर, जो सेया और खांगुल के साथ सीधा अपने घर पर जाता है। होजो को याद आता है कि योंगो ने अपना लैपटॉप उसे ठीक करने के लिए दिया था और इसीलिए वो तुरंत उस लैपटॉप को चेक करने लगता है। उसे उम्मीद है कि शायद उसमें कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि गिरिको ऐप की लिंक आखिर योंगो को किसने सेंड की थी। और तभी होंजो को लैपटॉप में एक चैटिंग ऐप मिलता है, बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसा, जिसमें लोग मैसेज, वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करते हैं। उसी चैट में गिरिको ऐप की लिंक दिखाई देती है जो एक लड़के ने योंगो को भेजी थी और इसी लिंक के जरिए वो उस लड़के तक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो लड़का बताता है कि उनके ग्रुप में एक पोस्ट डाली गई थी और उस पोस्ट के जरिए उन्हें गिरिको ऐप के बारे में पता चला था। जब वो अपना फोन निकालकर उस पोस्ट को दिखाने लगता है तो दिखता है कि वो पोस्ट पहले से ही डिलीट कर दी गई है। तभी वो लड़का बताता है कि उस पोस्ट के अंदर दो लड़कियों की एक फोटो भी सेंड की गई थी, कॉन्चियोंग और थुएथियोंग। और अब होजो कहता है कि अगर योंगो के लैपटॉप की कैच मेमोरी को चेक किया जाए तो उसमें शायद वो फोटो मिल सकती है और इसीलिए अब वो उस लड़के को लेकर के घर आते हैं। देन उन्हें योंगो के लैपटॉप की कैच मेमोरी से उन लड़कियों की फोटो मिल जाती है। देन वो लड़का उनका एड्रेस भी उनके लिए बता देता है और अब क्या था, ये तीनों उस बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं उन लड़कियों से मिलने के लिए। और जब ये उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो पूरा इलाका एकदम सुनसान और बंजर मिलता है। चारों तरफ टूटे फूटे घर होते हैं और कोई भी इंसान इन्हें दिखाई नहीं देता। बस एक ही घर होता है जहाँ पर अंदर हल्की सी लाइट जल रही थी, इसीलिए उसी घर के अंदर चले जाते हैं। एंड वो उस औरत को उन दोनों लड़कियों की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछते हैं। देन वो औरत बताती है कि इनमें से एक लड़की एक शामन की बेटी है और ये शामन यहीं पर रहती थी, लेकिन अभी वो मर चुकी है और 3 साल से उसकी बेटी भी मैंने नहीं देखी है। एंड वो औरत उन्हें उस सामन के घर की लोकेशन बता देती है। उसके बाद वो तीनों सीधा उस सामन के घर पर पहुंचते हैं। घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, टूटा फूटा घर पड़ा था, जैसे उसमें कोई काफी टाइम से नहीं रह रहा हो। और घर के अंदर पहुंचते ही हम देखते हैं कि खांगुल के कंपास की सुई तेजी से हिलने लगती है। इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, इसीलिए खांगुल होजो और सेहा को बाहर छोड़कर खुद ही घर के अंदर जाने का डिसाइड करता है। घर के अंदर का नजारा काफी डरावना था। चारों तरफ टंगी हुई गुड़िया, दीवारों पर अजीब अजीब फोटो, ऐसा माहौल जैसे वहाँ किसी तरह का काला जादू किया गया हो। इसी बीच बाहर खड़ी सेहा को एक लड़की दिखाई देती है जिसका गला कटा हुआ था और उसने सेहा के ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो लड़की सिर्फ सेहा को दिखाई दे रही थी, होजो को नहीं। सेहा उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगती है और थोड़ी दूर जाकर वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। और जब सेहा वहाँ पर थोड़ा चेक करती है तो उसे जमीन में गड़ी हुई उसी के स्कूल की यूनिफॉर्म और एक फोटो मिलती है और उस फोटो में वही 2 लड़कियां थी जिनकी फोटो उन्होंने योंगो के लैपटॉप से निकाली थी। यानी उन लड़कियों के नाम थे कॉन्चियोन और थुएथियोंग। एंड फिर खांगुन उन दोनों लड़कियों की फोटो हायोंग के पास भेजता है। हायोंग फोटो को ध्यान से देखती है और पहचान लेती है, ये तो वही जगह है जो खिड़की फोटो में दिख रही है, वही उसने स्थापित दुनिया में देखी थी। वो कहती है कि इसका सीधा मतलब ये है कि इन दोनों लड़कियों में से किसी एक ने गिरिको ऐप का पहला वीडियो इसी खिड़की के पास उसी फोन से बनाया होगा। सो इनका मतलब ये था कि अगर इन लोगों को वो वीडियो मिल जाता है जो उन लड़कियों ने बनाया था तो उसके मेटा डेटा की लोकेशन ट्रैक करके वो सीधे उस जगह तक पहुंच सकते थे जहां वो लाल फोन रखा था, जहां से ये पहला वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि खिड़की वाली जगह। और तभी होजो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। वो जल्दी से कहता है कि वीडियो के मेटा डेटा को चेक करना होगा। उसमें जो नंबर दिख रहे हैं वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनसे वीडियो की असली लोकेशन पता चल सकती है। वो समझाते हुए कहता है कि अगर गिरिको ऐप के सारे ओरिजिनल वीडियो एक ही सर्वर पर सेव होते हैं तो बस हमें उस सर्वर से वीडियो डाउनलोड करना होगा और उसका जीपीएस डेटा चेक करके लोकेशन ट्रैक करनी होगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उस सर्वर से वीडियो डाउनलोड करने के लिए एक रजिस्टर्ड लॉगिन की जरूरत थी, बिना उसके वो डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता था। तभी सेहा को याद आता है कि उसकी कोच के कंप्यूटर पर उन्होंने पहले कभी रजिस्टर्ड डेटा देखा था और वही डेटा शायद उस सर्वर को एक्सेस करने की की बन सकता है। और अब क्या था, ये तीनों के तीनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। फिर ये तीनों रात के समय स्कूल में घुसते हैं जब पूरा स्कूल खाली था। उनका प्लान था कि चुपचाप कोच के कंप्यूटर तक पहुंचकर उनके रजिस्टर्ड डेटा से लॉगिन करेंगे और वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। वहीं पर हम देखते हैं खांगुल गाड़ी में इंतजार करता रहता है जबकि स्कूल के अंदर सिर्फ सेहा और होजो
हो जाते हैं। उनका प्लान होता है कि अगर गलती से वो पकड़ भी लिए गए तो वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, इसलिए ज्यादा शक नहीं जाएगा। इसी वजह से खांगुल बाहर ही रुक जाता है। और अब जैसे ही होजो उस रजिस्टर्ड आईडी से गिरिको ऐप को ओपन करता है तो उसमें कई सारे वीडियो सामने आ जाते हैं। जो भी लोगों ने अपनी विश मांगी थी वो सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर सेव थे। और उन्हीं वीडियो के बीच में सेहा की नजर जाती है इनेरी के वीडियो पर। जैसे ही वो वीडियो को ओपन करते हैं तो उनके सामने एक सच आता है जिससे वो पूरी तरीके से हिल जाते हैं। एक्चुअली इनेरी ने अपनी आखिरी विश में मांगा था कि उसका दोस्त योंगो मर जाए और उसी की विश की वजह से योंगो की मौत हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर इनेरी ने विश मांगी थी तो अब तक वो जिंदा कैसे है, क्योंकि नियम के हिसाब से विश मांगने के 24 घंटे पूरे होने के बाद उस इंसान की मौत हो जानी चाहिए जिसने विश मांगी हो। खैर इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिस दिन योंगो का बर्थडे था उस रात इनेरी अपने कुछ दोस्तों के साथ डिस्को बार में गई थी। वहाँ उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसी नशे में उसके दोस्त उसे गिरिको ऐप के बारे में बताते हैं और पहले से योंगो ने भी उसे इसके बारे में बता रखा था। इसीलिए नशे की हालत में इनेरी मजे मजे में उस ऐप को ट्राई करती है और कहती है कि अगर ये सच है तो देखते हैं उसकी विश पूरी होती है या फिर नहीं। फिर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर वीडियो बनाती है और अपनी आखिरी विश डाल देती है कि योंगो मर जाए। उस समय उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सच हो जाएगा। सो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस दिन योंगो की मौत हुई थी उस दिन इनेरी स्कूल नहीं गई थी और इसीलिए वो स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसकी नींद नहीं खुली थी। एंड जब वो थोड़ी लेट स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है योंगो अपना गला काट चुका था और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी विश पूरी हो गई है। तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन में 24 हॉर्स वाला टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। एंड वो घबराई हुई स्कूल के वॉशरूम में जाती है। तभी बाहर से कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है जो इनेरी के बारे में बुरी बातें कर रही थी कि वो बहुत गंदी है, उसका पूरा परिवार अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे इनेरी बाहर निकल कर दिखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। असल में वो सब उसी बुरी शक्ति का इल्यूजन था जो उसे डराने और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए महसूस करा रहा था। लेकिन इनेरी ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताती और उसके बाद हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेहा के घर पर ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं और अचानक से खोनू की हालत बिगड़ने लगती है। वो अपनी ही उंगली को अपनी आंख में घुसाने की कोशिश करता है। उसी समय कमरे में उसे कुछ दिखाई दे रहा था जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा था। उस वक्त इनेरी भी वहीं पर थी और उसे भी वो आत्मा दिखाई दे रही थी। सो गाइस यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है, जिसका भी टाइमर स्टार्ट हो जाता था वो आत्मा केवल उसी को दिखाई देती थी। जब योंगो की डेथ हुई थी तो उसे भी अपने क्लासरूम में कोई दिखाई दे रहा था जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था, तो उसे भी वही लड़की की आत्मा दिखाई दे रही थी। और वो उस दिन खोनू का वीडियो नहीं बना रही थी बल्कि उसी लड़की की आत्मा का वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। और जब खोनू से और होजो को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, इसी बीच इनेरी मौका देकर फिर से सेहा के अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पर खोनू का फोन ढूंढने लगती है। जब फोन उसे मिल जाता है तो वो देखती है कि खोनू और उसके अपने दोनों फोनों में चल रहा टाइमर अचानक रुक गया था। और अब इनेरी यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाती है और खुद से इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि जब कोई नया टाइमर स्टार्ट होता है तो पहले वाला टाइमर अपने आप रुक जाता है। मतलब पहले इनेरी ने विश मांगी थी इसलिए उसका टाइमर स्टार्ट हो गया था, फिर खोनू ने विश मांगी तो इनेरी का टाइमर रुक गया और उसके बाद जब सेहा ने खोनू के लिए विश मांगी तो खोनू का टाइमर भी रुक गया। सीधा मतलब ये निकलता है कि हर नई विश पुराने टाइमर को रोक देती है। और अब थकी हुई इनेरी वहीं पर सो जाती है। रात में उसके चेहरे पर एक लाल धागा आकर गिरता है जैसे कोई आत्मा उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो नींद में थी इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सेहा के अपार्टमेंट से बाहर निकलने की वो कोशिश कर रही थी। उसी समय खोनू भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सीधा सेहा के घर पहुंच गया और उसे वहां पर इनेरी मिल जाती है, जैसा कि मैंने पहले आप सभी के लिए बताया था। और जब खोनू अंदर जाता है तो सेहा उसे बताती है कि वो उसकी बुआ के कहने पर यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आई थी। उसके बाद खोनू इनेरी से पूछता है कि उस दिन जो उसका वीडियो बनाया था वो उसे दिखाए। और अब जैसे ही खोनू वो वीडियो देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि उस दिन उस लड़की की आत्मा सिर्फ खोनू को नहीं बल्कि इनेरी को भी दिख रही थी, इसीलिए इनेरी उसका वीडियो बना रही थी, ना कि खोनू का। अगर उसने खोनू का वीडियो बनाया होता तो उसकी वीडियो में सिर्फ खोनू ही दिखा होता। उसका एंगल उसी आत्मा की तरफ था जहाँ पर खोनू को वो खड़ी हुई दिख रही थी। सब कुछ सच जानने के बाद भी खोनू इनेरी के लिए ये बातें नहीं बताता है कि उसे भी पता चल गया है कि इनेरी ने विश मांगी थी और वो भी आत्मा को देख सकती है। तभी खोनू इनेरी से कहता है कि उस दिन जो आत्मा उसने देखी थी उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और ये उन्हीं के स्कूल की यूनिफॉर्म है, मतलब कि वो लड़की शायद उनके ही स्कूल से जुड़ी हुई थी। वो कहता है कि अगर हम लोग स्कूल में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तो शायद हमें उस लड़की के बारे में पता चल सकता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। और इसीलिए खोनू और इनेरी चुपचाप रात को स्कूल में जाते हैं ताकि पुराने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सके। सो गाइस दूसरी तरफ होजो और सेहा भी उसी स्कूल के अंदर होते हैं जहाँ वो कोच के कंप्यूटर से गिरिको ऐप का डेटा निकालने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कि दोनों जोड़ियां एक ही टाइम पे स्कूल के अंदर मौजूद थी। जब खोनू रिकॉर्ड्स को चेक करता है तो उसे उस लड़की के बारे में पता चल जाता है। वो लड़की, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, उसकी 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। वो भी उन्हीं के स्कूल की स्टूडेंट थी जिसका नाम कोंचियोन था। और सबसे बड़ा सच ये सामने आता है कि उसी लड़की ने गिरिको ऐप को बनाया था और साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि वो लड़की ही शामन की बेटी थी। और तभी वो बुरी आत्मा इनेरी के शरीर पर कब्जा कर लेती है और वो अचानक खोनू पर हमला कर देती है, उसका गला काटने लगती है। खोनू मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज खांगुल तक पहुंच जाती है। वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए स्कूल के अंदर दौड़
दौड़ पड़ता है, तभी वो खोनू को तो बचा लेता है, लेकिन उसकी आंख में चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ होजो और सेहा कोच के कंप्यूटर से गिरिको ऐप का पूरा डेटा निकाल लेते हैं। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है, जहाँ पर असली सच्चाई सामने आती है। हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं, कॉन्चियोन और थुएथियोन। कॉन्चियोन सामन की बेटी थी और उसकी माँ भूत प्रेत और काले जादू पर काम किया करती थी, लेकिन कॉन्चियोन को इन सारी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसकी माँ की इसी जादू टोने की वजह से उसके पिता की डेथ हो गई है और इसी वजह से कॉन्ची अपनी माँ से दूर रहती थी। उसके साथ उसका रिश्ता भी बिल्कुल ठीक नहीं था। वहीं थुए उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। एक दिन थुए थी उसके घर पर आती है उसे स्कूल बुलाने के लिए, लेकिन उसकी मुलाकात वहाँ पर उसकी शामन माँ से हो जाती है। हम देख पाते हैं कि थुएथियोन की एक आंख हमेशा लाल रहती थी, जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर कॉन्चियोन की माँ एक रिचुअल करती है जिससे उसकी आंख अपने आप ठीक हो जाती है। और इस घटना के बाद थुएथियोन को कॉन्चियोन की सामन माँ पर भरोसा हो जाता है। लेकिन जब वो दोनों स्कूल पहुंचती हैं तो कॉन्चियोन अपनी दोस्त से कहती है कि तुम मेरी माँ से दूर रहो और मेरे घर मत जाया करो। असल में कॉन्ची को थुएथियोन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन थुएथियोन कॉन्चियोन को अपनी सच्ची दोस्त मानती थी और हमेशा उसके करीब रहना चाहती थी। इसी बीच कॉन्चियोन स्कूल के कोडिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है और अपने दोस्तों के साथ एक नया ऐप बनाने में लग जाती है। उसका प्लान होता है कि एक ऐसा नया एप्लीकेशन बनाया जाए जो अलग और बहुत ज्यादा एडवांस हो। थुएथियोन भी इस कोडिंग क्लब में शामिल होना चाहती थी, लेकिन कॉन्चियोन उसे साफ मना कर देती है। अगले दिन थुएथियोन रास्ते से जा रही थी, तभी कॉन्चियोन की शामन माँ नशे की हालत में नीचे गिर जाती है और थुए उसे उठाकर उसके घर छोड़ने के लिए जाती है। घर के अंदर शामन उसे कुछ अजीब बातें बताने लगती है। वो कहती है कि अगर किसी इंसान का नाम लेकर उसकी गुड़िया बनाई जाए, उसमें आंख नाक और बाल लगाए जाए और फिर दिल से कोई विश मांगी जाए तो वो पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए किसी जीवित इंसान के खून का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब ये सुनकर थुए काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से जल्दी से वापस चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्चियोन कोडिंग क्लब में एक नए ऐप पर काम कर रही थी। उसके दोस्त मजाक मजाक में बात करते हैं कि अगर ऐसा ऐप बन जाए जिसमें कोई भी इंसान अपनी इच्छा मांगे और वो पूरी हो जाए तो कितना मजा आएगा। साथ ही उन्होंने जो ऐप बनाया था वो उसका नाम गिरिगो रख देते हैं। उसके बाद कॉन्चियोन थुएथियोन के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने कभी सुना है कि अगर सच्चे दिल से अपनी इच्छा लेकर मांगी जाए तो वो पूरी हो सकती है। भोली वाली थुएथियोन उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। कॉन्चियोन उसे कहती है कि चलो एक वीडियो बनाओ याददाश्त के लिए, क्योंकि थुएथियोन उसे बहुत ज्यादा मानती थी, इसीलिए वो मान जाती है। फिर कॉन्चियोन उससे पूछती है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, जिस पर थुएथियोन बताती है कि वो अपने स्कूल के कोडिंग क्लब वाले एक लड़के को बहुत पसंद करती है और वो उससे मिलना चाहती है। तो कॉन्ची उससे कहती है कि फिर उसी की इच्छा का एक वीडियो बनाओ। और अब थुएथी वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि मुझे उस लड़के से प्यार है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, और इस तरह वो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ कॉन्चियोन की माँ यानी शामन अपने घर लौटती है, जहाँ उसे अपनी पूजा और जादू टोने की सारी चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। वो समझ जाती है कि उसकी बेटी कॉन्चियोन ऐसे ऐप के साथ खेल रही है जिसमें लोग अपनी विशेष डालते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और उसके ऐसा करने से कोई शैतानी शक्ति है जो कि उससे काफी ज्यादा नाराज हो गई है और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वो डर के मारे उस शक्ति से माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसकी बेटी अभी बची है, वो उसे समझा देगी, प्लीज उसे माफ कर दो। लेकिन तभी माहौल और बिगड़ने लगता है, यहाँ तक कि उसकी नाक से खून आने लगता है और उसकी हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। और फिर शामन अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कागज का टुकड़ा निकालती है और एक रिचुअल के जरिए उस पर कुछ लिखती है। देन वो थुएथियोन को देती है और कहती है कि इससे जाकर कॉन्चियोन के बैग में रख देना, क्योंकि कॉन्चियोन इन सारी बातों पर भरोसा नहीं करती है और वो खुद से इस कागज को अपने पास नहीं रखेगी। ये कहते ही शामन की वहीं पर डेथ हो जाती है। देन थुएथियोन जल्दी से दौड़कर स्कूल आती है और कॉन्चियोन के बैग में उस कागज के टुकड़े को रखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कॉन्चियोन उसे देख लेती है एंड वो पूरी क्लास के सामने थुएथी को काफी जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे काफी बुरा भला बोलकर नीचे दिखाती है। साथ ही वो थुए का जो वीडियो उसने बनाया था वो सारे स्कूल में चला देती है। जितनी भी डिस्प्ले थी हर जगह वही वीडियो चल रहा था और हर जगह उस वीडियो को वो वायरल कर देती है, जिससे सारे स्कूल के बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जिसके बारे में वो वीडियो में बात कर रही थी कि मैं चाहती हूँ वो हमेशा मेरे पास रहे। वो लड़का उसे सबके सामने काफी मारता है और वो कहता है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है। खैर इन सारी चीजों के बाद थुएथियोन पूरी तरीके से टूट जाती है और अपने घर लौट आती है। उसका प्यार गुस्से और नफरत में बदल चुका था और अब इसीलिए थुएथी अकेले बैठकर एक गुड़िया बनाती है जिसमें वो बाल, नाक और कान लगाती है जैसा कि उसे सामन ने बताया था। फिर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है उसी गिरिगो ऐप पर एंड वो वीडियो में कहती है कि उसकी आखिरी इच्छा ये है कि कॉन्चियोन और उसका वो दोस्त जिसने उसकी बेइज्जती की है वो सभी लोग मर जाएं। वो सभी को मरता हुआ देखना चाहती है और यही उसकी आखिरी इच्छा है। देन वो एक चाकू से अपने गले को काट देती है क्योंकि जिंदा खून की जरूरत थी विश को पूरा करने के लिए। सो गाइस ये वही वाला सीन होता है जो हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें एक लड़की ये विश मांग रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि थुएथियोन थी और इसी के साथ उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है। उसके विश की वजह से कॉन्चियोन का अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाता है। वो पागलों जैसे हालात में खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है और अपने चेहरे को ही काट डालती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है।
जाती है। और उस समय कॉन्चियोन के फोन में भी गिरिको ऐप खुला था और उसकी भी उसी के सामने डेथ होती है और उसकी डेथ उस फोन के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। देन उसके बाद एक एक करके वो सभी बच्चे मारे जाते हैं जिन्होंने थुएथियोन की बेइज्जती की थी। इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं खांगुल की आंख में चोट लग गई थी। वहीं एनेरी पर अब बुरी आत्मा का कब्जा हो गया था। वो एक लोहे की रॉड उठाती और सीधे सेहा और होजो की तरफ बढ़ जाती है और जाते ही एक रॉड से वो सेहा पर हमला कर देती है और अब वो उसको मारने वाली थी कि तभी पीछे से खांगुल आकर अपना खंजर उसकी तरफ फेंक देता है और खंजर लगते ही एनेरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहां से भाग जाती है और इस तरीके से सेहा बच गई। खैर इसके बाद ये चारों खोनू, होजो, सेहा और खांगुल उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं जो होजो ने कोच के कंप्यूटर से निकाले गए डेटा और वीडियो के जीपीएस से ट्रैक की थी। मतलब कि वही जगह है जहाँ पर थुएथियोंग ने पहले वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था। रास्ते में वो बुरी आत्माओं ने रोकने की पूरी कोशिश करती है, बार बार डरावने इल्यूजन और हमले करती है ताकि वो वहां तक पहुंच न सके। इसी दौरान अचानक एक हमला होता है और होजो की पीठ में एक लोहे की रॉड घुस जाती है जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और अब खांगुल सेहा से कहता है कि अब ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना होगा, जाओ जगह को ढूंढो और उस लाल फोन को खत्म कर दो और तभी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अब खोनू और सेहा दोनों उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि होजो वहीं पर रुककर एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है ताकि खांगुल को हॉस्पिटल लेकर जाया जा सके। देन हम देखते हैं खांगुल को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और जैसे तैसे करके उसकी जान बच जाती है। और उधर खोनू और सेहा लगातार उस लाल फोन की लोकेशन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार सेहा और खोनू उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वही लाल फोन दिखाई देता है जिससे थुएथियोन ने अपना आखिरी वीडियो बनाया था। जैसे ही सेहा उस फोन को उठाने वाली होती है तभी अचानक एनेरी वहां पर आ जाती है जिसके ऊपर अभी भी उसी बुरी आत्मा का कब्जा था। सो गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आत्मा थुएथियोंग की नहीं बल्कि कॉन्चियोन की थी और वही ये सब कुछ कर रही थी। एंड यहाँ पर एनेरी सेहा पर हमला कर देती है, तभी खोनू बीच में आकर सेहा को बचा लेता है। कुछ देर के लिए एनेरी शांत होकर अच्छा बनने का नाटक करती है और सेहा से माफी मांगने लगती है। सेहा जैसे उसकी तरफ थोड़ा भरोसा करके आगे बढ़ती है तभी एनेरी अचानक उसके हाथ में बंधा हुआ वो धागा तोड़ देती है जो कि उसे हायोंग ने दिया था और उसे मरता हुआ छोड़कर वहां से निकल जाती है। लेकिन इससे पहले ही सेहा उस फोन को उठा लेती है। देन यहाँ पर हम खोनू को देखते हैं जो सेहा को उठाकर सीधा हायोंग के पास लेकर आता है क्योंकि एक वही थी जो उसकी जान बचा सकती थी। एंड अब हायोंग सबसे पहले सेहा को लिटाती है और उसके हाथ से फोन लेकर उसे तोड़ देती है। उसे लगता है कि फोन टूटते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और सेहा ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। असली सच सामने आता है कि वो लोग जिस फोन के पीछे भाग रहे थे वो सही फोन था ही नहीं। हम देखते हैं कि सेहा को वो बुरी आत्मा अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। मजबूरी में हायोंग को भी उसी शापित दुनिया में जाना पड़ता है ताकि वो सेहा को बचा सके। इसके बाद सीन उसी शापित दुनिया में शिफ्ट होता है जहाँ पर कॉन्चियोन की आत्मा सेहा का गला दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश कर रही थी। हायोंग जाते ही अपना तीर एनेरी पर चला देती है जिससे वो बुरी आत्मा कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। तभी उन्हें उस शापित दुनिया में थुएथियोन की आत्मा दिखाई देती है जो इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे हायोंग और सेहा को पूरा सच समझ में आता है। असल में ये सब कुछ कॉन्चियोन की आत्मा कर रही थी और वही असली जिम्मेदार थी। उसी ने गिरिको ऐप बनाया था और मरने से पहले उसने अपने आखिरी विश भी उसी ऐप में डाल दी थी जिससे वो ऐप शापित हो गया था क्योंकि उसकी मौत का वीडियो उसी ऐप में रिकॉर्ड हो गया था। एंड ने ये भी पता चल जाता है कि थुएथियोन की आत्मा तो शुरू से ही उनकी मदद कर रही थी ताकि वो सच तक पहुंच सके। अब हायोंग कहती है कि उसे वापस अपनी दुनिया में जाकर एक रिचुअल करना होगा ताकि वो इस आत्मा को हरा सके। तब तक सेहा को उस असली फोन को ढूंढना होगा जिस पर कॉन्चियोन की मौत रिकॉर्ड हुई थी। हायोंग कहती है कि अगर वो फोन मिल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और इस बुरी आत्मा से हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाएगा। सेहा तेजी से उस असली फोन को ढूंढने लगती है जबकि हायोंग अपनी दुनिया में जाकर रिचुअल पूरा करती है और फिर से वापस उसी शापित दुनिया में लौट आती है। कुछ देर के बाद सेहा को आखिरकार वही असली फोन मिल जाता है जिसमें कॉन्चियोन की मौत का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। उधर उसी शापित दुनिया में कॉन्चियोन की आत्मा हायोंग पर हमला कर देती है। एंड में यहाँ पर देख पाते हैं कि शापित दुनिया में दो अलग अलग लड़ाइयां चल रही थी। एक तरफ हायोंग और कॉन्चियोन की आत्मा से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सेहा उस असली फोन को हासिल करने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही सेहा फोन उठाने वाली थी तभी वहां पर एनेरी आ जाती है जिसके ऊपर अभी भी उस बुरी शक्ति का कब्जा था और फिर उन दोनों के बीच भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं हायोंग कॉन्चियोन की आत्मा पर अपना तीर चलाती है लेकिन वो चूक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कॉन्चियोन की आत्मा उस पर हमला करने लगती है। लेकिन हायोंग हार नहीं मानती, वो तुरंत अपने हाथ में लगा तीर निकालती है और उसे खुद के पेट में गाड़ लेती है ताकि रिचुअल पूरा हो सके और आत्मा कमजोर पड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ एनेरी के सिर पर भूत सवार था सेहा को मारने का। सेहा उसे रोकने की और समझाने की कोशिश करती है लेकिन एनेरी रुकने वाली नहीं थी और अब सेहा को गुस्सा आ जाता है। वो एनेरी को तब तक मारती है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। एंड वो उसे मारने के बाद तुरंत फोन उठाती है और उसे तोड़ देती है। जैसे फोन टूटता है कॉन्चियोन की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाती है और शापित दुनिया भी वहीं पर खत्म हो जाती है। एंड इसके बाद हायोंग और सेहा दोनों अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। कुछ समय के बाद वही स्कूल फिर से दिखाया जाता है। क्लासरूम में सेहा, खोनू और होजो बैठे हैं। सब कुछ शांत हो चुका है लेकिन उनके चेहरों पर अपने खोए हुए दोस्त एनेरी और योंगो का दर्द साफ दिख रहा है। तीनों उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। लास्ट में हमें खांगुल को भी दिखाया जाता है जो इस पूरे हादसे में जिंदा बच गया था। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।